अब पी के तो 3 ही होते हैं, इसलिए और ज्यादा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने तो किसका नंबर आ जाएगा, डी का। हाइब्रिडेशन नेक्स्ट आ जाएगी sp3d। लेकिन इसमें भी वही केस चलेंगे, विदाउट लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो अब ये हमारा पहला केस होगा, आगे लिख लेंगे WLP, विदाउट लोन पेयर। इसके लिए एग्जाम्पल है हमारे पास PCl5, फास्फोरस का एटम नंबर 15 की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 1s2, फिर 2s2, 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, फिर 3s2 और 3p3। इस वाले केस में तो ऑप्टिमल शेल खड़ा है, और थर्ड शेल में तो डी ऑर्बिटल होता है। फर्स्ट में एस था, सेकंड में पी आया था, थर्ड शेल में जाकर कौन सा आया था, डी भी आया था। तो यहाँ पर आगे खाली डी ऑर्बिटल होगा। नाइट्रोजन में तो मना कर दिया था क्योंकि वहां ऑप्टिमल शेल सेकंड शेल थी, लेकिन यहाँ पर होगा। जब होगा तो इलेक्ट्रॉन को जम करा सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट देखो, नाइट्रोजन की भी ऐसी थी, एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, पी में 3 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नाइट्रोजन में जंप नहीं कर पाए थे क्योंकि नाइट्रोजन में आउटरमोस्ट शेल सेकंड शेल थी, उसमें डी ऑर्बिटल होता नहीं। इस बार इस इलेक्ट्रॉन को जंप कराकर हम कहाँ ले आ सकते हैं, डी में ले आ सकते हैं। ये डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में डी ऑर्बिटल होता है। तो अब हाइब्रिडेशन कौन सी जाएगी, sp3d। 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, पांचों 5 क्लोरीन गैस शेयर कर लेंगे, और कितना हो जाएगा हाइब्रिडेशन sp3d। कोई लोन पेयर है नहीं, सारे के सारे बॉन्ड बनने के बाद ही पेयर बने होंगे। ऑलरेडी तो कोई लोन पेयर बचा हुआ नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन थे, पांचों के पांचों शेयरिंग में यूज है। तो इसलिए कौन सा केस बन गया, sp3d विदाउट लोन पेयर। अब कितने बॉन्ड हैं, 5 एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे। अब देखो मॉलिक्यूल शेप कैसी होगी, वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना बनेगा, ये 3 बॉन्ड तो एक प्लेन में 120 के एंगल के साथ, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। इस शेप का नाम है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्रायंगल शेप में ये बना हुआ है, इसके ऊपर एक पिरामिड बन गया, एक पिरामिड नीचे की साइड बन गया, इसलिए शेप का नाम क्या पड़ गया, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। लेकिन इस बार बॉन्ड एंगल 2 टाइप के हो गए। कौन कौन से टाइप के बॉन्ड एंगल हो गए, एक तो ये वाले 120 के, कितने एंगल होंगे 120 के, एक एंगल तो ये हो गया 120 का, एक ये 3 एंगल तो 120 के हो गए। और ये वाले बॉन्ड एंगल कितने के होंगे, 90 के। कितने एंगल 90 डिग्री के होंगे, 6, 1 2 3 ऊपर, 3 ही बॉन्ड एंगल नीचे, टोटल बॉन्ड एंगल 90 के, 6 एंगल 90 डिग्री के होंगे। थोड़ा आप ढंग से पढ़ लेता हूँ क्योंकि वहां पर हाथ से सही पकड़ा नहीं गया था। अब देखो, अब बिल्कुल क्लियर पकड़ा जा रहा है। ये वाला एंगल और ये एंगल, 3 एंगल 120 डिग्री के, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये 90 का, ये 90 का, 3 एंगल 90 के, 3 नीचे 90 के। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ये कहलाते हैं एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल एक ही एक्सिस में आ रहे हैं इसलिए एक्सियल बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड ये कहलाते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इस बार PCl5 में जो टोटल बॉन्ड्स हैं उनके हमने 2 अलग अलग नाम रख दिए। टोटल बॉन्ड्स में 2 टाइप के बोल दिए, ये एक्सियल बॉन्ड और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो अब हम बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री।
ये सब वर्ड यूज कर सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन में, इसलिए इसको ध्यान समझना जरूरी है। तो टोटल बॉन्ड एंगल कितने बने 90 डिग्री के? 6 बने। और वो 6 के 6 बॉन्ड एंगल तो 90 डिग्री के थे। किस किस के बीच में थे? एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में थे। 120 के जो एंगल बने वो 3 हैं, वो सारे किसके बीच में हैं? केवल इक्वेटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का। अभी तक जो भी हमने शेप पढ़ी उसमें केवल बॉन्ड एंगल डिस्कस करे, बॉन्ड लेंथ डिस्कस नहीं करी। इस बार इस शेप में मैं बॉन्ड लेंथ भी बता रहा हूं। क्या कि इस शेप में ट्रायंगुलर बाइपोलर शेप में ये जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ये लंबे होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड के कंपैरिजन में। जबकि अभी तक जितनी भी शेप थी उस सब में बॉन्ड की लेंथ सबकी बराबर थी। इस बार एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर हो गए इक्वेटोरियल बॉन्ड से। एग्जामिनर पूछेगा क्यों भी लॉन्गर क्यों हो गए? इस बार ऐसी क्या खास बात हुई? क्योंकि इस बार देखो सारे बॉन्ड एंगल इक्वल नहीं है। रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप में तो क्या था? सारे बॉन्ड एंगल इक्वल शेप के थे। बॉन्ड एंगल कितने थे? 109 डिग्री 28 मिनट्स के। इस बार यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम है, 90 डिग्री का है। यहाँ बॉन्ड एंगल बड़ा है, 120 डिग्री का। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा रिपल्शन फील कर रहा होगा। रिपल्शन को कम करने के लिए ऐसे तो जा नहीं सकता, क्योंकि दूसरे भी बॉन्ड है वो उसको अपने पास आने नहीं देंगे। तो ये वाला दूर जाने के लिए ऐसे दूर चला जाता है, ये वाला ऐसे दूर चला जाएगा। यानी कि एक्सियल बॉन्ड लंबे हो जाएंगे किसके कंपैरिजन में? इक्वेटोरियल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो उन्होंने पूछा कि PCl5 में सारे फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड इक्वल लेंथ के क्यों नहीं है? तो हम बताएंगे एग्जामिनर को कि PCl5 में मॉलिक्यूल की शेप ट्रायंगुलर बाइपोलर है, जिसमें बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल वाले तो 120 डिग्री के हैं और एक्सियल वाले बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री में रिपल्शन ज्यादा होगा, तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम यानी फास्फोरस एटम से दूर चले जाते हैं और इन दोनों बॉन्ड की लेंथ एक्सियल बॉन्ड की लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड से लॉन्गर हो जाती है। तो अब इस वाले केस में sp3 डिहाइड्रेशन में मॉलिक्यूल की शेप कैसे बनाएंगे? ये फास्फोरस एटम 3 क्लोरीन एटम है ट्रायंगल शेप में 120 के एंगल के साथ। ये ट्रायंगल शेप, एक क्लोरीन ऊपर की साइड, एक क्लोरीन नीचे की साइड। इन बॉन्ड का क्या नाम रख दिया हमने? एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। और इस बॉन्ड का क्या नाम रख दिया हमने? इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ये वाले बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। और शेप का नाम ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। कि ट्रायंगल शेप में है, एक पिरामिड ऊपर बना हुआ है, एक पिरामिड नीचे बना हुआ है, इसलिए इस शेप का नाम क्या बन गया? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। नोट करें, हमने लिखा है भी sp3d विदाउट लोन पेयर, शेप लिखें ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ये टेबल बनवा जरूर रहा हूं केवल रिवीजन के पर्पज से, रटना नहीं है टेबल को। जब भी हमें शेप फाइंड करनी होगी तो जैसे मैं बता रहा हूं पेन से उसी को इमेजिन करना है। कल पूरे दिन यही प्रैक्टिस कराऊंगा मैं शेप की, और आगे भी शेप आएंगी, पुरानी भी रिवाइज करेंगे, लेकिन उसको इसी तरह सोचना है। रटी हुई तो सब भूल जाओगे, टेबल को रटना नहीं है ना। बॉन्ड से याद रखना है sp2, sp3d कितने? 5 होते, 3 ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे इमेजिन करना है हमेशा। शेप लिख ली ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। बॉन्ड एंगल इस बार दो तरह के लिखो, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। कंट्रीब्यूशन बताओ जरा। अब टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 5 में से s का 1/5 हो गया, यानी कि 20%, और d का भी 20%, तो p का कितना हो गया? 60%, है ना। टोटल 5 थे, 5 में से एक हिस्सा s का,
एक हिस्सा डी का, तो दोनों का 20-20% हो गया, 3 हिस्से डी के 60%। एग्जाम्पल लिख लो, PCl5 PF5 sp3d with 1 lone pair। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं SF4 का। सल्फर एटम, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी 1s2 2s2 2p6 1 2 3 4 5 6 10 इलेक्ट्रॉन हुए, जबकि हमारे पास कितने हैं 16। उसके बाद 3s2 और 3p4, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो ग्राउंड स्टेट में होगा, फिर इस साइड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां पहुंच गया, डी। अब देखें तो सल्फर के पास एक तो पेयर पहले से ही है, ये तो लोन पेयर हो गया, हम वन लोन पेयर का केस कर भी रहे हैं, और बाकी जो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेने के बाद पेयर बनेंगे, यानी कि ये 4 तो हो गए बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में सबको काउंट करते हैं, सारे ऑर्डर को काउंट करते हैं, इस वाले को भी काउंट करेंगे और इसको भी काउंट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन पूरी कौन सी हो गई, sp3d। sp3d तो हुई, लेकिन उसमें एक पेयर पहले से था, तो इसको क्या बोलेंगे, sp3d विद 1 लोन पेयर। अब जब इसमें 1 लोन पेयर होगा तो इसी वाली शेप में एक बॉन्ड कम कर देंगे, जैसे कि अभी हमने पिछली वाली ज्योमेट्री में किया हमने कि पूरी ज्योमेट्री में से जब लोन पेयर आता था तो एक बॉन्ड कम हो जाता था, उसकी जगह लोन पेयर आ जाता था। तो अब ऐसे यहाँ पर होगा कि इन 5 बॉन्ड में से एक जगह लोन पेयर आना है और बाकी बॉन्ड पेयर रहने हैं। अब यहाँ पर इस वाली ज्योमेट्री में तो पोजीशन भी 2 तरह की हैं, एक तो इक्वेटोरियल पोजीशन है और दूसरी कौन सी, एक्सियल पोजीशन है। लोन पेयर को यदि हमने एक्सेल वाले पॉइंट पे लगाया तो अलग ज्योमेट्री नजर आती है, और यदि हमने उसको यहाँ लगाया तो अलग शेप नजर आ रही है, अलग अलग नजर आ रही है ना। तो लोन पेयर को कहाँ आना चाहिए, तुम्हें मैंने वेस्पर थ्योरी में बताया था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है। लोन पेयर का जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, किससे कंपेरिजन में, बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के कंपेरिजन में। तो लोन पेयर इनमें से वहां पर कंफर्टेबल फील करेगा, वहां पर कंफर्टेबल रहेगा जहां पर गैप ऑलरेडी ज़्यादा है, तो गैप ज़्यादा रहेगा उसको रिपल्शन कम रहना है। तो यहाँ पर गैप 120 डिग्री का है, ये वाले गैप कितने के साथ हैं, 90 डिग्री के साथ हैं, तो इसलिए लोन पेयर इन वाली पोजीशन पर नहीं आएगा, बल्कि कौन सी पोजीशन पर जाएगा, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाएगा और मॉलिक्यूल की शेप ये बन जाएगी। इस शेप को नाम देते हैं सीसॉ। सीसॉ क्या होता है, तुम देखा होगा बच्चों का झूला होता है ना, तख्ते वाला, जिसमें एक बच्चा इधर बैठ जाता है, एक बच्चा इधर ऐसे ऊपर नीचे करके झूलते हैं। देखो ये वाला झूला बन गया, कैसे बन गया, इसको मैं ऐसे घुमा देता हूँ, ये तो झूले का स्टैंड हो गया और ये वो तख्ता हो गया जिसके ऊपर एक बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा इधर बैठता है, तो वो ऐसी शेप बन गई, इसलिए शेप का नाम क्या पड़ गया, सीसॉ शेप। तो जब भी sp3d विद 1 लोन पेयर होगा तो इस तरह से शेप बनेगी। ये सल्फर एटम, एक फ्लोरीन ऊपर की साइड, एक फ्लोरीन नीचे की साइड, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, और तीसरे पॉइंट पर ये लोन पेयर। लोन पेयर वाले को हम शेप में काउंट नहीं करेंगे, तो ये शेप में बस कितना वाला पोर्शन काउंट हुआ, और इसको बोलेंगे हम सीसॉ। तो लिखो नेक्स्ट वाला उस टेबल में हमने sp3d विद 1 लोन पेयर कर लो, और विद 1 लोन पेयर में शेप लिखो सीसॉ। वन लोन पेयर में, कल विदाउट लोन पेयर वाला डिस्कस हुआ था ना, आज 1 लोन पेयर, उसमें शेप लिख लो सीसॉ और
एंगल तो इनमें फिक्स होते नहीं, मैंने तुम्हें बताया था। मॉलिक्यूल चेंज हो जाएंगे, सेंट्रल एटम चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद कौन सा कॉलम था, कंट्रीब्यूशन तो वही रहेगा, sp3d का sp3d, कार्बोनेशन तो वही है। और एग्जाम्पल में लिख लो SF4। बॉन्ड एंगल तो इनमें लोन पेयर वाले में चेंज होते रहते हैं, जो सेंट्रल एटम है ना वो चेंज होगा तो बॉन्ड एंगल चेंज फिक्स नहीं होते। वैसे भी ये लोन पेयर है ना, देखो ये लोन पेयर है ना, ये इन सबको हल्का हल्का ऐसे बेंड करा देगा, और उसमें सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगी तो सेंटर अब खींचेगा फिर वापस खोल देगा। यदि सेंट्रल एटम सल्फर की जगह सेलेनियम ले लिया तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, कोई और एलिमेंट लोगे बॉन्ड एंगल। तो केवल जो बॉन्ड एंगल फिक्स होते हैं वो विदाउट लोन पेयर वाले में फिक्स होते हैं, बाकी में तो मॉलिक्यूल के हिसाब से चेंज होते हैं, हाइब्रिडेशन के हिसाब से फिक्स नहीं। अब इसके बाद आते हैं हम टू लोन पेयर। यदि हम टू लोन पेयर का केस लें इसी हाइब्रिडेशन में, sp3 डिहाइब्रिडेशन विद टू लोन पेयर, टू लोन पेयर, इसका एग्जांपल है ICl3। आयोडीन हैलोजन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं केवल आउटर मोस्ट शेल दिखाई दे रहा हूं यहाँ पर। 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 5 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल पर। आगे p ऑर्बिटल खाली और उसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट थी। अब एक्साइटेड स्टेट जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से जंप करेगा और कहाँ चला जाएगा, d ऑर्बिटल। ये अब इसके पास 2 पेयर हैं पहले से, अभी हमने बॉन्ड बनाया नहीं, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। और ये वाला पेयर कब बनेगा, जब एक क्लोरीन से बॉन्ड बन जाए, ये दूसरे क्लोरीन से, ये तीसरे क्लोरीन से। तो ऑर्बिटल तो वही यूज हुए sp3 और d, तो इसलिए हाइब्रिडेशन sp3d रही, लेकिन इसमें 2 पेयर आ रहे हैं और 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, तो इसलिए कौन सा केस हो गया, sp3d विद 2 लोन पेयर। अब इसमें देखो क्या था, बेसिक ज्योमेट्री तो ये थी, कौन सी, क्या नाम था इसका ज्योमेट्री का, अभी तो वापस वही बना दी मैंने, ट्रायंगुलर बाइपिक्टर। इसमें एक लोन पेयर कर दिया था तो मॉलिक्यूल की शेप कौन सी हो गई थी, सीसॉ। अब इसमें दूसरा भी लोन पेयर कर दिया, तो एक बॉन्ड हटा दिया, तो अब ये क्या बन गया, टी शेप बन गई। लेकिन टी शेप में भी क्या होता है, क्योंकि अब यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, तो वो क्या कर देते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, मोड़ देंगे ना रिपल्शन करके, तो ये ऐसे लगने लगा जैसे एरो बना हुआ हो। तो टी शेप बोले या एरो शेप बोले एक ही बात है ना। तो टी शेप भी बोल देते हैं, कई जगह इसमें एरो शेप भी यूज किया हुआ है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि ये आयोडीन एटम, एक क्लोरीन ऊपर की साइड, एक क्लोरीन नीचे की साइड, एक क्लोरीन इधर की साइड, बाकी जो 2 इक्विटोरियल पॉइंट थे वहां पर दोनों पर लोन पेयर आ गया, और शेप का नाम क्या हो गया, टी शेप, और दूसरा नाम एरो। एरो शेप। उसके बाद ले लो, उसको भी नोट करो, विद 2 लोन पेयर, sp3d विद 2 लोन पेयर, शेप लिख लो टी शेप और एरो शेप। फिर नेक्स्ट है 3 लोन पेयर, sp3d विद 3 लोन पेयर्स। इसका एग्जांपल है XeF2। जीनन नोबल गैस है, नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में जितने नोबल गैस होते हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जीनन के भी 8 होंगे। 8 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ यूज कर लेगा, एक इधर फ्लोरीन के साथ, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 का मतलब 3 पेयर बच गए, वो तीनों के तीनों पेयर यहाँ
पर इस तरह से इक्विटोरियल वाले पॉइंट पर, यानी अब मॉलिक्यूलर शेप कौन सी हो गई है? लीनियर। कि पहली जो बेसिक ज्योमेट्री थी sp3d की, वो तो ये थी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। जब उसमें 1 लोन पेयर आया तो हमने सीसॉ शेप बना दी, विद 2 लोन पेयर आया तो टी शेप बना दी, तीसरा लोन पेयर वो भी यहीं पर। तो अब तो लीनियर शेप रह गई। तो जब 3 लोन पेयर आ जाएंगे तो मॉलिक्यूलर शेप लीनियर हो जाएगी। तो विद 3 लोन पेयर में शेप लिख लो लीनियर। और एग्जाम्पल XEF। तो लीनियर शेप तो 2 हाइब्रिडेशन में हो गई अब तुम्हारे पास। एक तो हो गई sp हाइब्रिडेशन, सबसे पहली वाली, उसमें लीनियर शेप थी जिसमें 2 ही बॉन्ड थे s और p। और दूसरी कौन सी हो गई अब ये लीनियर शेप? sp3d विद 3 लोन पेयर में भी लीनियर शेप हो गई। ठीक है ना? अब तो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, क्योंकि देखो क्या है, ये 2 बॉन्ड हैं, इधर भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, और तीनों ने इक्वल रिपल्शन कर दिया होगा तो उसको वापस सीधा कर दिया होगा। जब 2 लोन पेयर रहे होंगे तो उन्होंने तो थोड़ा थोड़ा ऐसे बेंड करा होगा, रिपल करा होगा, इसलिए हमने उसको शेप को क्या नाम दे दिया? दूसरा एरो शेप बोल दिया। लेकिन जब इस वाले पॉइंट पे भी आ गए लोन पेयर तो उसने तो वापस रिपल्शन करके सीधा कर दिया होगा, नहीं कर दिया होगा? तो इसलिए वो वापस लीनियर शेप बिल्कुल 180 के एंगल के साथ आया।